वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेल, जिसके अंतर्गत हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। देखिए, हमने न्यूक्लियस को 4 भागों में डिवाइड किया था। पहला था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा था न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा था न्यूक्लियोलस और चौथा था क्रोमेटिन नेट। जिसमें कल हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म की। अगर मैं न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करूं तो इसे कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं। न्यूक्लियर सैप बोल दीजिए, कैरियोलिम्फ बोल दीजिए, एक ही बात है। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स कोलोइडल होमोजेनस फ्लूइड है या मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ये है क्या? कॉम्प्लेक्स कोलोइडल होमोजेनस फ्लूइड या कॉम्प्लेक्स कोलोइडल होमोजेनस मैट्रिक्स है, जिसके अंतर्गत इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है? तो प्रोटीन्स, एंजाइम्स, एटीपीएच, वो भी वैसे एंजाइम है लेकिन मैं अलग से लिख रहा हूं। एटीपीएच, मिनरल्स, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब चीजें यहां पर पाई जाती है। प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, एटीपीएस पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स यहां पर पाए जाते हैं। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन के रूप में हिस्टोन प्रोटीन, एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन के रूप में हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा एंजाइम्स की बात की जाए, एटीपीएच, बेसिकली यहां पर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? या तो डीएनए रेप्लिकेशन के या ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम पाए जाते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के या ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे डीएनए पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लिएज, ये सभी एंजाइम्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें, इसे कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कोलोइडल होमोजेनस फ्लूइड या होमोजेनस मैट्रिक्स पाया जाता है, जहां पर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, एटीपीज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। प्रोटीन की बात की जाए तो हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। एंजाइम्स की बात की जाए तो एटीपीएस, डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम, ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स यहां पर पाए जाते हैं। अगर मैं मिनरल्स की बात करूं
देखिए अगर मैं आगे न्यूक्लियोप्लाज्म में मिनरल्स की बात करूं तो न्यूक्लियोप्लाज्म में और कौन कौन से मिनरल्स पाए जाएंगे? तो पी, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक। ये वो मिनरल्स हैं जहां जो न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाएंगे। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक। इसके बाद मैं बात करता हूं नंबर 3 पोर्शन की, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की बात करूं तो फोंटाना ने न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी की थी। किसने डिस्कवरी की थी साहब? फोंटाना ने न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी की थी। न्यूक्लियोलस की अगर मैं आगे बात करूं तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, गोलाकार संरचना है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है एंड मेम्ब्रेनलेस है। मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोलस की बात की जाए मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसीलिए न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कनेक्टेड रहती है। न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस कनेक्टेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। यहां पर आरएनए का सिंथेसिस होता है, स्पिंडल फाइबर्स का सिंथेसिस होता है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है, राइबोसोम की फैक्ट्री तो है ही, क्योंकि यहां पर राइबोसोम का सिंथेसिस भी होता है। राइबोसोम की फैक्ट्री तो है क्योंकि यहां पर राइबोसोम का भी सिंथेसिस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन के साथ अटैच्ड हो जाए, क्या हो जाए सब? अटैच्ड हो जाए। यदि ये न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन के साथ अटैच्ड हो जाए, इसे कहेंगे NOR। क्या कहेंगे? NOR कहेंगे, यानी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन NOR। यदि न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन के साथ अटैच्ड हो जाए, इसे NOR या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहेंगे। या इसे कई जगह पर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी लिखा आता है, एक ही बात है। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन बोल दो या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन बोल दो। ठीक है, अगर न्यूक्लियोलस किसके साथ कनेक्टेड हो जाए? क्रोमेटिन के साथ अटैच्ड हो जाए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। देखो न्यूक्लियोलस के आगे 4 जोन है, उन 4 जोन की बात करते हैं। देखिए अगर मैं न्यूक्लियोलस की आगे बात करूं तो न्यूक्लियोलस को 4 रीजन में बांटा गया।
या 4 जोन्स भी बोल सकते हो। पहला जो जोन है वो है पार्स ग्रैनुलोसा, या इसे ग्रैनुलर जोन भी कहते हैं। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, तो यहां पर इस तरह से आपको ग्रैन्यूल्स दिखेंगे। ये क्या है? ग्रैन्यूल्स है। क्या है? ग्रैन्यूल्स है, जो कि कहां पाए जाएंगे? पेरिफेरल रीजन में, परिधि की तरफ पाए जाएंगे। पेरिफेरल रीजन में पाए जाएंगे। अगर मैं इसकी आगे बात करूं तो इसका जो साइज होगा 150 से 200 आर्मस्ट्रॉन्ग, 150 से 200 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा। यह प्रोटीन प्लस आरएनए के बने होंगे। किसके बने होंगे? प्रोटीन और आरएनए के बने होंगे। देखिए, अगर मैं न्यूक्लियोलस की स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर 85% तो प्रोटीन ही पाई जाती है, 5% आपको डीएनए देखने को मिलेगा और 10% आपको आरएनए देखने को मिलेगा। तो पार्स ग्रैनुलोसा या ग्रैनुलर जोन जो होगा वो प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होगा। ठीक है, प्रोटीन यहां पर 85% है, तो यहां पर प्रोटीन का रेशो और आरएनए का रेशो 2:1 पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? 2:1 या 2:1 यहां पर पाया जाएगा। इसे कहेंगे प्रीकर्सर राइबोसोम। ये क्या चीज है? प्रीकर्सर राइबोसोम के साथ। ठीक है, या इसे कहेंगे न्यूक्लियोलर राइबोसोम। प्रीकर्सर राइबोसोम बोल दो क्योंकि यही आगे चलकर राइबोसोम बनाएंगे। न्यूक्लियोलर राइबोसोम बोल दो क्योंकि ये राइबोसोम है नहीं, न्यूक्लियोलस में पाए जा रहे हैं, तो इसे न्यूक्लियोलर राइबोसोम या प्रीकर्सर राइबोसोम। प्रीकर्सर राइबोसोम, यही राइबोसोम आगे यहां पर राइबोसोम में चेंज हो जाएंगे। तो पार्स ग्रैनुलोसा जो कि ग्रैनुलर जोन है, ग्रैनुलर रीजन है, ग्रैनुलर पार्ट है, जो कि ये पेरिफेरल रीजन में पाया जाता है, परिधि की तरफ पाया जाता है। इसका साइज होता है 150 से 200 आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना हुआ है। प्रोटीन 2 रेशो में पाई जाती है, आरएनए 1 रेशो में पाया जाता है। बेसिकली ये प्रीकर्सर है राइबोसोम का। यही बाद में राइबोसोम में चेंज होगा। इसे न्यूक्लियोलर राइबोसोम भी कहते हैं। अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं, पार्स फाइब्रोसा, पार्स फाइब्रोसा, या इसे कहेंगे फिब्रिलर रीजन। फिब्रिलर रीजन बेसिकली ये फाइबर्स है, फाइबर्स वाला पार्ट है जो कि सेंट्रल में पाया जाएगा। कैसा पार्ट है? फाइबर्स पार्ट। कहां पाया जाएगा? सेंटर में, बिल्कुल केंद्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, फाइब्रस पार्ट है। यह भी प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा? प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होगा। यह फाइब्रस है, फाइबर है, जिसका साइज 50 से 80 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच में इसकी लेंथ पाई जाएगी। फाइबर है ना, तो लेंथ होगी 50 से 80 आर्मस्ट्रॉन्ग इसकी लेंथ पाई जाएगी। अगर मैं आगे इस फाइब्रस पार्ट की बात करूं, इसे न्यूक्लियोलेमा भी कहते हैं, न्यूक्लियोलेमा भी कहते हैं, या न्यूक्लियोनेमा शब्द भी आता है। न्यूक्लियोलेमा भी आता है और न्यूक्लियोनेमा भी शब्द
यहाँ पर आता है। ये वाला फाइब्रस वाला पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है। फाइब्रस पार्ट है, सेंटर में पाया जाता है, साइज होता है 50 से 80 आर्मस्ट्रॉन्ग इसकी लेंथ पाई जाती है, प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना है। इसे न्यूक्लियोलेमा या न्यूक्लियोनीमा भी कहते हैं। तो टोटल 4 रीजन है, 2 हम पढ़ चुके हैं, 2 अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं तीसरे पार्ट की बात करूं तो तीसरा पार्ट पाया जाएगा, वो पाया जाएगा पार्स क्रोमोसोम। ये तीसरा रीजन या तीसरा जोन है। पार्स क्रोमोसोमा की बात की जाए तो यहां पर डीएनए या आरएनए पाया जाएगा, डीएनए और आरएनए पाया जाएगा। पार्स क्रोमोसोमा की बात अगर मैं करूं, इसे क्रोमेटिन पार्ट भी कहते हैं। यहां पर 2 प्रकार के क्रोमेटिन पाए जाएंगे। पहला एक्स्ट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, या इसे पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन भी कहते हैं। इसे पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन भी कहते हैं। और जो दूसरा क्रोमेटिन पाया जाएगा वो पाया जाएगा इंट्रान्यूक्लियोलर। इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन देखो, एक क्रोमेटिन तो बाहर की तरफ पाया जाता है, इससे एक्स्ट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन कहते हैं। एक क्रोमेटिन अंदर की तरफ पाया जाता है, जिससे इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन कहते हैं। एक तो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन पाया जाता है, एक अंदर की तरफ इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन पाया जाता है। 2 प्रकार के क्रोमेटिन यहां पर पाए जाते हैं। और जो चौथा रीजन है वो है पार्स एमोर्फा। या एमोर्फस रीजन कहते हैं।
यहां पर ये जो मैट्रिक्स पाई जाती है बीच में, ये जो मैट्रिक्स है, ये है पार्स एमोर्फा या एमोर्फस वाला रीजन। यहां पर क्या पाई जाती है? होमोजीनस फ्लूइड पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। तो ये 4 रीजन हो गए। पहला रीजन था ग्रैनुलर रीजन, पार्स ग्रैनुलोसा, ये आ गया ग्रैनुलर रीजन। क्या आ गया? ग्रैनुलर रीजन आ गया। ये आ गया फाइब्रस रीजन। कौन सा रीजन आ गया? फाइब्रस रीजन या पार्स फाइब्रोसा। ग्रैनुलर रीजन की बात की जाए तो इसे प्रीकर्सर राइबोसोम कहते हैं। देखो, न्यूक्लियोलस को हमने राइबोसोम की फैक्ट्री बोला था। क्या बोला था? राइबोसोम की फैक्ट्री, यानी यहां पर राइबोसोम का निर्माण होता है। न्यूक्लियोलस के 4 ही पार्ट हैं। एक तो फाइब्रस वाला पार्ट है, एक ग्रैन्यूल्स वाला पार्ट है, एक मैट्रिक्स है और एक ये क्रोमेटिन है। अगर पूछ ले कि राइबोसोम का सिंथेसिस कहां होता है, राइबोसोम का सिंथेसिस कहां होता है, तो राइबोसोम का सिंथेसिस कहां होता है? ये जो फाइबर्स है ना, जो आरएनए और प्रोटीन के बने हुए ये जो फाइबर्स है ना, ये करते हैं पार्स फाइब्रोसा में। ठीक है। और ग्रैनुलर रीजन को प्रीकर्सर राइबोसोम बोलते हैं। ये ध्यान रखना, आपको दोनों में ये कंफ्यूज कर सकता है। राइबोसोम का सिंथेसिस तो पार्स फाइब्रोसा में होता है, लेकिन ये जो ग्रैनुलर रीजन है इसको क्या बोलते हैं? प्रीकर्सर राइबोसोम या न्यूक्लियोलर राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये आ गई न्यूक्लियोलस। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब मैं अगले पार्ट क्रोमेटिन नेट की बात करूं, या क्रोमेटिन जाल की बात करूं, तो क्रोमेटिन शब्द, सबसे पहले बात करते हैं क्रोमेटिन शब्द की। फ्लेमिंग ने दिया था। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन शब्द दिया था। क्रोमेटिन की बात करूं तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स है। क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स है। बेसिकली ये धागे हैं। किसके धागे? न्यूक्लियो प्रोटीन के। न्यूक्लियो शब्द आता है डीएनए के लिए या आरएनए के लिए। तो न्यूक्लियो शब्द आता है डीएनए के लिए और प्रोटीन यहां पर आएगी हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी आएगी? सब हिस्टोन। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के फाइबर्स है। ठीक है, जो कि धसे रहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, जो कि एम्बेडेड रहते हैं, धसे रहना किसमें? कोशिका केंद्रक द्रव्य में, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य में, जो अभी आज हम न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ा था ना, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म में धसे रहते हैं। ठीक है, केंद्रक द्रव्य में धसे रहते हैं। ठीक है, अगर मैं इन न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स की बात करूं, इसकी बात की जाए न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स की, अगर मैं बात करूं, ये सेल डिवीजन के समय कंडेंस्ड हो जाते हैं।
संघनित हो जाते हैं, संघनित शब्द आता है। क्या हो जाता है? संघनित हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं और संघनित होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। अगर कोई पूछ ले कि डीएनए और क्रोमोसोम में क्या फर्क है, तो डीएनए के साथ अगर हिस्टोन प्रोटीन मिलेगी, हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, तो इसे कहेंगे क्रोमेटिन नेट। ये जाल के रूप में बिखरा रहेगा, पूरा जाल के रूप में बिखरा रहेगा। लेकिन सेल डिवीजन के समय यही न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कंडेंस्ड होकर क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम बनाएंगे, जिसमें सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहां पर पाई जाती है। अगर मैं आगे बात करूं हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की, किसकी बात की जाए? हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की, तो यहां पर 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी। यहां पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। ठीक है, यहां पर 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन आपको देखने को मिलेगी, जो कि देखो प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बनती है। प्रोटीन किससे मिलकर बनती है? एमिनो एसिड से। यहां पर आर्जिनिन और लाइसिन, ये 2 एमिनो एसिड ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। तो हिस्टोन प्रोटीन कैसी होगी? आर्जिनिन और लाइसिन रिच होगी और 5 प्रकार की पाई जाएगी, जैसे H1 हिस्टोन प्रोटीन, H2A हिस्टोन प्रोटीन, H2B हिस्टोन प्रोटीन, H3 हिस्टोन प्रोटीन और H4 हिस्टोन प्रोटीन। कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। H1, H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, अगर मैं H1 की बात करूं तो ये लाइसिन रिच है। देखो ये जो 5 प्रकार की प्रोटीन है, इसमें 2 अमीनो एसिड ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, एक तो लाइसिन, एक आर्जिनिन। एक लाइसिन और एक आर्जिनिन। इसमें लाइसिन रिच कौन सी है? H1 है। H2A और H2B भी लाइसिन रिच है, लेकिन यहां पर लाइसिन थोड़ा सा ज्यादा पाया जाता है, यानी स्लाइटली लाइसिन रिच, थोड़ा सा ही लाइसिन यहां पर ज्यादा पाया जाता है। H3 और H4 आर्जिनिन रिच है। आर्जिनिन रिच है, तो H1 तो है लाइसिन रिच, H2A और H2B ये स्लाइटली लाइसिन रिच है, H3 और H4 क्या है? आर्जिनिन रिच पाई जाती है। आर्जिनिन रिच पाई जाती है साहब। ठीक है, देखो अगर मैं डीएनए की स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप बात करते हो कि A T के साथ जुड़ा रहता है सर, C G के साथ जुड़ा रहता है, C G के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, A T के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। इसे कहते हैं बेस पेयर। ये बेस पेयर है, ये भी बेस पेयर है। ये 2 बेस पेयर आपको दिख रहे हैं। अगर इस प्रकार के बेस पेयर पाए जाए और मैं 200 बेस पेयर की एक डीएनए चेन ले लूं, कितने बेस पेयर की? 200 बेस पेयर की, तो H1 का तो एक मॉलिक्यूल काम में आएगा। डीएनए की स्ट्रक्चर में आप बेस पेयर पढ़ोगे, जैसे AT ये एक बेस पेयर है, CG ये एक बेस पेयर है। इस प्रकार मैं 200 बेस पेयर की एक चेन ले लूं तो H1 का तो एक मॉलिक्यूल 200 बेस पेयर में काम आएगा, जबकि इनके 2-2 मॉलिक्यूल, बाकी सबके 2 मॉलिक्यूल्स केवल 200 बेस पेयर की डीएनए चेन को बांधने के काम में आएंगे, बांधने के काम में आएंगे, बाइंड करने के काम में आएंगे। न्यूक्लियो मतलब डीएनए है, तो डीएनए की हमने चेन ले ली जो कि 200 बेस पेयर की है। उसके लिए एक H1 और बाकी सब 2-2 मॉलिक्यूल्स, 2 H2A के, 2 H2B के, 2 H3 के, 2 H4 के मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे। कैसे?
देखो इसको हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, फिर भी मैं बता देता हूं कि ये दो, ये दो, ये दो और ये दो, टोटल हो गए 8। तो ये ऑक्टेट स्ट्रक्चर बना देंगे। कैसे स्ट्रक्चर बना देंगे? ऑक्टेट स्ट्रक्चर बना देंगे। इस ऑक्टेट स्ट्रक्चर पर डीएनए लिपटेगा, एक पूरा कुंडल लिपटेगा, फिर 3/4 कुंडल लिपटेगा। फिर डीएनए को दूसरे इस तरह से ऑक्टेट के साथ जुड़ने के लिए बीच में आएगी H1, बीच में क्या आएगी H1। तो इनके तो दो मॉलिक्यूल चाहिए क्योंकि ये ऑक्टेट बनाएंगे, और एक ऑक्टेट और दूसरे ऑक्टेट को जोड़ने का काम H1 करेगा। ठीक है, तो इसका एक ही मॉलिक्यूल चाहिए। H1 का कितना चाहिए? एक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं।